हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस करें हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति के नियम। इसमें हमने इसके पूर्व में अपने बल को समझा, बल के टाइप्स को समझा, फिर हमने वहां से समझा कि बल जो है यही वो कारण है जिसके कारण कहीं पर गति हो पाती है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो गति के नियम चैप्टर है, लेकिन इसमें बल क्या कर रहा है? तो भैया बल यही तो कर रहा है। गति के नियम जो हमें पढ़ने हैं, ये हमारा जो मैकेनिक्स का पार्ट है, जहां पर हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि गति क्यों हो रही है, अर्थात हम बल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फिर बारी आई थी कि बल के अनुरूप, जो भी बल लगाया जा रहा है उसके अनुरूप कैसे कैसे गति हो सकती थी, जिसके लिए न्यूटन ने 3 प्रकार के नियम प्रतिपादित किए। इन शॉर्ट में बात कर रहा हूं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई इनर्शिया के ऊपर, हमारा जो है जड़त्व के ऊपर। न्यूटन सेकेंड लॉ जो थी वो हमारी मोमेंटम के ऊपर, संवेग के ऊपर। और आज इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उसी संवेग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड थर्ड लॉ जो हमने बात करी, वो हमने कहा था कि भाई थर्ड लॉ जो है वो है क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या पढ़ा था? तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था एक टर्म संवेग, मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इसी के आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं संवेग संरक्षण के नियम को, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत को। ठीक है, क्या है भाई, क्यों है, जरा इसकी हम बात करेंगे इस सेशन में। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताते चलूं कि ये जो पोर्शन है संवेग संरक्षण वाला पोर्शन, ये आपने क्लास 9th में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट कोई बात नहीं, अगर वहां पर आपने पूरी तरीके से कवर अप नहीं किया तो यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। तो बताते चलो कि भाई अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर जेईई एस्पिरेंट, आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं सेशन को, एंड सबसे फर्स्ट देखते हैं हम रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम को। इसमें जो बात करनी है मुझे, सबसे पहले मुझे संवेग की बात करनी है। संवेग क्या होता है भाई? तो संवेग होता है यहां पर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। क्या होता है संवेग? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग, है ना। तो मैं संवेग लिखता हूं, इसके बाद संरक्षण पे आऊंगा। तो देखिए, हमने समझा कि भाई संवेग ये है किसी भी पिंड का द्रव्यमान इनटू वेग का गुणनफल। और ये जो संवेग है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि जब कभी किसी सदिश राशि में एक अदिश का गुणा करूंगा, एक सदिश में एक अदिश का गुणा करूंगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो सदिश ही होगा, है ना। तो ये संवेग जो है ये हमारा एक सदिश राशि है। अब इसकी बारी क्या है, ये संरक्षित कैसे रहता है, इसके संरक्षण का क्या तात्पर्य? तो कोई भी चीज अगर संरक्षित रहने की जब मैं बात करता हूं तो मैं अल्टीमेटली बात करने वाला हूं क्या, कि ना तो उसको नष्ट कर सकते ना ही बना सकते। अर्थात संवेग को ना तो आप नष्ट कर सकते ना बना सकते। क्या हुआ इसके मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कहीं पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 2 वस्तु, ऐसा एक वस्तु ये और एक वस्तु ये दोनों वस्तु क्या कर रहे हैं भाई? एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में चल रहा है। ये चल रहा है किसी वेलोसिटी u1 से और ये चल रहा है किसी वेलोसिटी u2 से। जहां पर मैं कह लेता हूं कि u1 जो है ये बड़ा है किससे? u2 से। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट कह देता हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से चल रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट के, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में 2 बॉल्स चले तो एक दूसरे से टकराएंगी। तो टकराने के बाद ये क्या होगा भाई? ये इधर ही चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये तेज चल रहा है धीमे, तो ये दोनों टकरा गए। टकराने के बाद ये लॉ कहता है कि जो टकराने से पहले इसका संवेग था, थोड़ी देर बाद ये दोनों ऐसा मिलकर के टकरा गए, एंड टकराने के बाद अब दोनों क्या हो गया भाई? तो दोनों का वेग बदल गया। कहीं भी चले यहां पे इसका वेग जो हो गया v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया, जो कि पहले जो मेरा वेग था उसमें बदला हुआ क्या।
ठीक है, तो इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि यहां पर कुल संवेग और यहां पर कुल संवेग, यानी टकराने के पूर्व, संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग संघट्ट के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग संघट्ट के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जैसे देखिए यहां पर ये जो बॉल है आगे की तरफ जा रहा है, जब ये हिट कर रहा है तो ये वाला बॉल आगे की तरफ जा रहा है। इससे क्या समझ में आता है? तो इससे भाई एक सिंपल सी बात समझ में आती है कि ये अल्टीमेटली यहां पे जाकर के जब हिट करेगा तो हिट करने के बाद इन तीन बॉल्स में कुछ भी नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा फोर्स किसके ऊपर कॉज हो गया? ये जो आखिरी वाला बॉल है इसके ऊपर। ये जब आके हिट हुआ तो पूरा का पूरा फोर्स किस पे कॉज हुआ? ये जो आखिरी वाला बॉल है उसके ऊपर। यानी संवेग कुल कैसी है? संरक्षित है। देखिए किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, कोई बाह्य बल ना हो, दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या हो गया? तो देखिए यहां पर संघट्ट के पूर्व संवेग बराबर है किसके? संवेग के बाद के कुल संवेग। संघट्ट के पूर्व का कुल संवेग संघट्ट के बाद के कुल संवेग के कैसा है? बराबर है। मतलब यहां पर और यहां पर जो संवेग होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। अच्छा ये संघट्ट वंघट्ट ये सब है क्या? इतना टेक्निकली कैसे चल रहा भाई? कुछ रियल लाइफ बताओ। तो सिंपल ना, देखिए रियल लाइफ में क्या करें भाई? तो हमने एक काम किया, हमने एक क्या कर लूं, कंचे ले लेते हैं। चलो एक यहां पर कंचा है, गोली गोली एक यहां पर है, यहां पर रखा हुआ है, और एक दूसरे कंचे से हमने क्या किया? इसको हिट कर दिया, ऐसा गया और टक्कर मार गया। तो कुछ तो होगा, या तो ये वाला कंचा आगे चलने लग जाए, ये वाला यहीं आकर रुक जाए, या ये आगे चलने लगे और ये वाला कंचा टकराने के बाद इधर पीछे चले जाए, ठीक है, या फिर ये यहीं पे टकरा के रुक जाए। कई केसेस संभव है, ठीक है। इसी को कह रहे भैया संघट्ट, इसी को कहते हैं टकराना। बस यहां पर मैं इतनी सी बात करना चाहता हूं कि संघट्ट के पूर्व अर्थात टकराने के पहले दोनों का संवेग का जोड़ और टकराने के बाद दोनों के संवेग का जोड़ बराबर होगा। एक डेरिवेशन लेते हैं, जरा हम उसको सॉल्व करते हैं एंड ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ये सही है या नहीं। तो हम यहां पर यूज करना चाहते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम को हम न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव करेंगे। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि जो क्लास 9th में था टॉपिक है ना, वो भी डिराइव करा दूं तो शायद आपको और इजी हो जाएगा। तो मैं इसके पहले जरा क्लास 9th में जो एक डेरिवेशन थी या फिर मैं कह लूं एक व्याख्या थी इसके लिए, उसको मैं करके ले आता हूं। तो भाई व्याख्या कुछ इस प्रकार की थी कि वहां पर डिस्कशन था एक सिंपल सा संवेग संरक्षण के नियम, ठीक है, जिसके लिए क्या कहा जा रहा था? संवेग संरक्षण के नियम। क्या है भैया संवेग संरक्षण के नियम? तो संवेग संरक्षण के नियम में सेम जो अभी बातें चल रही थी, क्या दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में चलेंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए भाई? टकरा गए। थोड़ी देर के बाद क्या पता चला? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकरा गए, ठीक है। जैसे ही टकराए, एक काम करता हूं मैं ये दूसरे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझना आसान रहेगा, है ना। ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। यहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से क्या हो गया? टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद में मुझे पता है ये दोनों किसी न किसी अलग अलग वेलोसिटी से चलना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी हो वेग, जो भी हो वेग, जिस भी दिशा में चले, लेकिन ये दोनों टकराने के बाद क्या हो गए? तो ये दोनों टकराने के बाद अलग अलग दिशा में चलने लग गए, ठीक है। चलिए
यहां पर मैं इनके डायमेंशंस बनाता हूं, डायरेक्शंस बना देता हूं। ये अल्टीमेटली यहां पर है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। सिमिलरली ये वही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मास m1 है, ये m2 है, ये वही ऑब्जेक्ट है, मतलब ये m1 है और ये m2 है। हो ये रहा है बस यहां पर कि m1 जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डायरेक्शन है, जिधर ये चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी प्रारंभिक वेग मान लीजिए u2 है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए होंगे, यहां पर जब दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो टकराने के समय पे क्या होगा, तो एक बात समझिए, m1 जो है वो इस m2 को इधर की तरफ धकेलेगा और m2 जो है वो m1 को इधर की तरफ। दोनों जब टक्कर होंगे तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है भाई, एक्शन बराबर रिएक्शन। जितने से ये इधर की तरफ जा रहा है उतने से ये इधर की तरफ भी आएगा। गॉट माय पॉइंट? जितने से ये इधर की तरफ जाएगा उतने से इधर। तो एक बात हमने सीखी थी कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट द्वारा ऑब्जेक्ट सेकंड पे, और ये जो फोर्स लग रहा है ये ऑब्जेक्ट सेकंड द्वारा लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे। ध्यान से समझेंगे, ये क्या है भाई, ये जो फोर्स लगा गया है m2 पर, वो कौन लगा रहा है, m1 लगा रहा है, और m1 पे जो लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, m2 लगा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये बात की थी कि भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। लेकिन एक और बात कही थी कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ में जो क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे होती हैं, और ये एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करते, एक दूसरे को नलिफाई नहीं करते। तो एक बात समझ में आई कि ये जो कुछ भी कंडीशन रहा, अब इसके बाद मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी अब बदल करके हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी बदल के हो गई v2। दिशा का मुझे नहीं पता, दिशा मैं नहीं बना सकता हूं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि हो सकता है दोनों टकरा के रुक जाए। कब की कंडीशन? मान लीजिए एक ट्रक खड़ा है और एक बाइक वाला बहराते हुए बिल्कुल जाकर के घुस गया ट्रक में, तो ट्रक को क्या होना है भाई, कुछ नहीं होना है ना। ये बी जो था ट्रक हो, मतलब सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रक है, और ये बाइक वाला क्या लहराते हुए जाके धम, तो क्या होगा, ट्रक आगे बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। क्या बाइक वाला ऐसा उछल करके फिर ऐसा पीछे आ जाएगा? तो भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मुझे नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केस में तो मुझे समझ में आता है कि जाके स्टिक हो जाएगा उसी में। जैसा ऐसा समझ सकते हैं, एक कार्डबोर्ड, एक बोर्ड है मोटा सा लकड़ी का गुटका, और यहां से बुलेट से फायर की गई, तो भाई बुलेट के पास तो वेलोसिटी थी, लेकिन ये जो बोर्ड था इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये बुलेट जाके इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, रुक गई। तो मतलब क्या समझ में आया, दूसरा ऑब्जेक्ट इसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा मैं नहीं बता सकता। पहले से दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा था कि नहीं चलता ये भी नहीं बता सकता। तो मैं तो सब कुछ वेरिएबल ले लूंगा। मैंने तो कह दिया ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, u1 जीरो हो, u1 जीरो से बड़ा हो, जीरो से छोटा हो, जो मर्जी पड़ा हो। लेकिन जब मैं कंडीशन से यहां पर बनाऊंगा तो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूं। मैं इनमें से कोई एक कंडीशन, जैसे मैंने यहां पर कह दिया कि भाई मेरे लिए जो u1 है ये ग्रेटर देन है u2 से, मतलब ये जो पीछे वाला है ये तेजी से चल रहा है, और ये जो है दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ये जो चल रहा है कंपैरेटिवली धीरे चल रहा है। तो भाई जब पीछे वाला ऑब्जेक्ट तेज चलेगा, सामने वाला ऑब्जेक्ट धीरे चलेगा, और एक ही दिशा में चलेंगे तो टकरा जाएंगे ना। ये टकरा गए, टकराने के समय ये इधर और ये इधर, इनके वेलोसिटीज फाइनली बदल के क्या बन गए भाई, तो v1 v2 हो गए इनके वेलोसिटीज। तो मैं अगर कहूं आपसे, देखिए संघट्ट के पूर्व, संघट्ट मतलब समझ गए होंगे भाई टकराने के पूर्व, संघट्ट के पूर्व, ठीक है। संघट्ट के पूर्व अगर मैं टोटल मोमेंटम की बात करूं, ठीक, या मोमेंटम की बात करूं, फर्स्ट वस्तु, पिंड लिख लूं, पिंड का संवेग कितना है भाई, फर्स्ट पिंड का संवेग है m1 u1, ये लिख सकता हूं। और सेकंड पिंड का इसी तरीके से संवेग करेंगे तो क्या होगा, m2 u2, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। इसी तरीके से मैं यहां पर लिखना चाहता हूं संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात क्या करना भाई, तो फर्स्ट
पिंड का संवेग कितना होगा भाई संघट्ट के पश्चात? तो संघट्ट के पश्चात हो जाएगा m1v1 और सेकंड का कितना होगा सेकंड पिंड का संवेग? तो m2v2। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पर देखिए संवेग में परिवर्तन, क्या निकाल रहा हूं मैं? संवेग में परिवर्तन। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसके लिए अगर मैं करता हूं संवेग में परिवर्तन तो कैसे लिखेंगे भाई? मैं इसको कहता हूं संवेग में परिवर्तन मतलब डेल पी, ठीक है, डेल p1 लिख लेता हूं। p मतलब क्या है? संवेग भाई, है ना। डेल p1 लिखता हूं। डेल p1 क्या होगा? तो आप कहेंगे अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। भाई परिवर्तन तो यही होता है, कहीं पर भी परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब अंतिम संवेग कितना है? तो m1v1। प्रारंभिक कितना है? तो m1u1। फर्स्ट की बात करूं, इसी तरीके से सेकेंड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? डेल p2 कितना हो जाएगा? तो m2v2 माइनस m2u2। फर्दर इनको अगर लिखे तो m1 को यहां पे कॉमन करूंगा तो v1 माइनस u1 और यहां पर कॉमन करूंगा m2 को तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये m1 ऊपर में m2 नीचे वाले में कॉमन कर लिया। अब मैं लिखता हूं, जरा देखिए, जब ये टकराए हैं तब यहां पर न्यूटन के तृतीय नियम क्या कहता है भाई? न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि जितना F12 होगा उतना ही F21 भी होगा। ठीक है, F12 F21 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन के तृतीय नियम से कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम F12 which is equals to नेगेटिव ऑफ F21। नेगेटिव क्यों लगा दिया? क्योंकि ये विपरीत दिशा में है 1-2 के। फर्स्ट ऑब्जेक्ट द्वारा सेकंड के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके जस्ट विपरीत दिशा में है कौन? सेकंड द्वारा जो फर्स्ट पे लगाया जा रहा। हो गई बात खत्म। रखिए जरा, तो आपको पता है फोर्स सेकंड लॉ क्या कहता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड द अप्लाइड फोर्स। मतलब वेग या यूं कह लूं संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं हम क्या? बल। तो बल यहां पे लिख रहा हूं तो संवेग परिवर्तन की दर निकालिए। संवेग परिवर्तन की दर F12 मतलब पहले द्वारा जो लगाया जाएगा, यानी पहले द्वारा क्या हो गया? तो हो गया ये m1 v1 माइनस u1 अपॉन में t और माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t। अब क्या कर दूं मैं? तो सिंपल सी बात है भैया, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है एंड हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? टी से टी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने देर के लिए पहला वाला दूसरे के संपर्क में आएगा दूसरा वाला भी पहले से उतने ही संपर्क में ना। ऐसा फर्स्ट सेकंड के ऊपर जितनी देर के लिए संपर्क में आया था सेकंड भी फर्स्ट के ऊपर उतनी देर के लिए आया। सेम ना, तो मतलब टाइम सेम है, यानी ये टी से टी तो हो गया क्या? कैंसिल। तो क्या मिलेगा? m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल्स टू, इसको ओपन कर दीजिए, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। अब क्या करें भाई? तो नेगेटिव नेगेटिव वाले को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मुझे मिल गया यहां पर क्या? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाइए, m1 u1 प्लस m2 u2। मैंने कुछ नहीं किया भैया, बहुत सिंपल सा काम किया। क्या? ये जो था इसको इधर ले गया, ये जो था इसको इधर ले आया। फाइनल रिजल्ट क्या दिख गया आपको? तो ये आपको दिख रहा है m1 v1 m2 v2 क्या है? संघट्ट के पश्चात संवेग। और m1 u1 और m2 u2 क्या है? संघट्ट के पूर्व संवेग। तो मतलब यहां पर क्या लिख सकता हूं? संघट्ट के पश्चात संवेग बराबर संघट्ट के पूर्व संवेग। मतलब
टकराने के बाद भी उतना ही उसका संवेग है जितना टकराने के पहले। अब यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या बात, m1u1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का संवेग प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का संवेग बराबर होगा टकराने के बाद पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के संवेग के बराबर। मतलब जो मैं बोल रहा था ना अभी, वो एक गोली से ऐसा हिट किया, तो पहली बार में जो दूसरी गोली रखी हुई है वो तो रेस्ट पे है, दूसरा वाला जो गोली है वो वेलोसिटी गेन कर रही है, लेकिन टकराने के बाद मान लीजिए दोनों चलना शुरू कर दिए। अब टकराने के बाद अगर दोनों चलना शुरू कर दिए तो ये संवेग दोनों में बट गया, यानी अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग हमेशा कैसा होगा, बराबर। भाई जब आपने दूसरी गोली से मारा उसको पहली गोली को, तो दूसरी गोली की वेलोसिटी तो कम हुई होगी ना। अगर पहली गोली चलनी शुरू कर देगी तो दूसरी की वेलोसिटी कम हुई होगी, जब दूसरी की वेलोसिटी कम हुई होगी तो मतलब ये प्रोडक्ट्स का समीशन हमेशा सेम रहेगा। आप चाहें तो भैया इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। चलिए, होपफुली कि आपने ये काम कर लिया होगा। तो मैं आता हूं जरा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की स्थापना करके दिखाता हूं। अल्टीमेटली मैं यहां पर आपको सिखाना चाहता हूं 11th क्लास में कैसे करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में थोड़ा सा अलग हो गया मामला। अब इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारा वेक्टर, और वेक्टर के साथ साथ हमारे पास इंट्रोडक्शन मिल चुकी है किसकी भाई, तो डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स की। तो उसके बेसिस पे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कमिटेड है भाई हर तरीके की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब क्या समझते हैं, मतलब सिंपली ये समझिए कि आपके पास में जितनी सारी बुक्स अवेलेबल होंगी उन सभी को कवर अप करके आपके पास में कंटेंट पहुंचाया जाता है। मतलब आपको कंफ्यूज होने, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर हमारे बुक में तो ऐसे नहीं, ऐसे दिया हुआ है। तो भाई आइए चलिए देखते हैं, जैसे जैसे भी आपके बुक्स में होगा वो सारी ही पॉसिबल केसेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पर कंडीशन वही है, कौन सी वाली, कि दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे और आगे जा रहे। तो मैं ऐसा कहता हूं, देखिए माना दो पिंड, ठीक है, वही 1 2 लेते हैं, दो पिंड m1 तथा m2 द्रव्यमान के v1 तथा v2 वेग से गतिमान है। ठीक है, अतः मैं क्या कह सकता हूं भाई, मैं सिंपली एक चीज कह सकता हूं कि दोनों, एक चल रहा है v1 वेग से, दूसरा चल रहा है क्या, v2 वेग से। अगर ये दोनों गतिमान है तब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कि जो हमारे पास में डेल p1 आएगा, है ना, संवेग पहले का, वो कितना होगा भाई, तो वो हो जाएगा m1 v1, और डेल p2 जो आएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 v2। ठीक है, अच्छा, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि कुल संवेग, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कुल संवेग, कुल संवेग का मतलब क्या होता है भाई, तो कुल संवेग का मतलब होता है कि डेल p1 प्लस डेल p2, ठीक है, ये दोनों ही डेल p1 प्लस डेल p2 मुझे करना है अब क्या, कैलकुलेट। तो डेल p1 प्लस डेल p2 कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ, है ना, क्या कर दूं, टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो मुझे यहां पर मिल जाएगा ऐसा कुछ, देखिए dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन में dt विच इज इक्वल्स टू, अगर इधर मैं करूंगा, ठीक, तो ये मुझे m1 v1 और m2 v2, m1 v1 यानी d m1 v1 अपॉन t प्लस d m2 v2 अपॉन dt, इसको भी ऐसे ही लिख देता हूं, dm1 v1 अपॉन dt। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों तरफ, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों तरफ
समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा अवकलन होता क्या भैया, तो अवकलन हमें पता है क्या कि दोनों तरफ में जैसे dp1 अपॉन dt और dp2 अपॉन dt, तो dp1 अपॉन dt का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा f1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल, तो f1 हो गया, और ये कितना लिख लूंगा, तो ये लिख लूंगा मैं f2, है ना, f1 मतलब क्या हो गया, dp1 अपॉन में dt, अल्टीमेटली ये क्या है, संवेग परिवर्तन बटा में समय। तो लो भैया ये आगे की तरफ अगर इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, m1 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया dv1 अपॉन dt, प्लस यहां से m2 कांस्टेंट है बाहर आ गया dv2 अपॉन में dt। अगर इनको सॉल्व करें तो ये क्या मिल गया, m1 dv1 अपॉन dt का मतलब, तो dv1 अपॉन dt मतलब a1, प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो m2 ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a2, मतलब यहां से अगर देखेंगे तो f1 प्लस f2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ma1 प्लस ma2, मतलब जो फोर्सेस हमने लगा रहे हैं ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो रखा है, फोर्स में। तो यहां पे भाई न्यूटन के जो तृतीय नियम है उसके अकॉर्डिंगली जो परिणामी बल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, शून्य। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं सिंपली लिखता हूं न्यूटन के तृतीय नियम से, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम से क्या कह सकता हूं, न्यूटन के तृतीय नियम से भाई, तो न्यूटन के तृतीय नियम से कहते हैं कि भाई f1 प्लस f2 का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात मैं कह सकता हूं ये f1 प्लस f2 था कितना, डेल p1 अपॉन t डेल p2 अपॉन t, मतलब dp1 अपॉन dt और dp2 अपॉन dt। तो मतलब सिंपली लिख सकता हूं इसको कि ये हो जाएगा मेरे dp1 अपॉन dt के बराबर प्लस dp2 अपॉन dt के बराबर, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये दोनों के संवेग का योग है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, dp अपॉन dt, dp मतलब क्या, p1 प्लस p2, ठीक है, इट्स इक्वल्स टू शून्य। अर्थात ये लाइन क्या कह रही है भाई, तो ये कह रही है संवेग परिवर्तन की दर जो दिख रही है वो क्या है, शून्य है, मतलब संवेग हमेशा ही एक स्थिरांक होगा, या ऐसा लिख लूं, संवेग परिवर्तन हमेशा ही क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा। तो संवेग संरक्षण क्या कहता है, संरक्षण का मतलब तो यही तो है ना कि कांस्टेंट रह जाए, बदले नहीं। संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि संवेग हमेशा कैसा रह जाए, कांस्टेंट रह जाए, संवेग में कोई परिवर्तन देखने को ना मिले। तो ये मिल गया भाई, ठीक है, मतलब यहां पे अभी समझ में आ गया आपको कि न्यूटन के सेकेंड लॉ, ये सेकेंड लॉ यूज हुआ है, सेकेंड लॉ यही कहती है ना, ये है सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, या यूं कह लूं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात अगर कंफर्म क्लियर होगी तो हम बढ़ते थोड़ा सा और आगे और डिस्कस करते हैं हम जरा इसको और भी एक दो मेथड से, क्योंकि मैंने कहा है कि सारे मेथड सिखाऊंगा। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से न्यूटन के थर्ड लॉ की स्थापना करके देखते हैं। भाई सेकंड से संवेग संरक्षण सिद्ध किया, तो संवेग संरक्षण से चलिए सिद्ध करके लाते थर्ड को, मतलब जितने भी ट्विस्टिंग्स अवेलेबल है वो सब कवर करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि रैखिक गति के संरक्षण के नियम से, रैखिक गति के संरक्षण का मतलब भाई रैखिक गति के संवेग संरक्षण से, है ना, नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं कुछ कंडीशन जो हमने पहले समझा था। क्या, माना कि दो पिंड परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं और टकराते समय वे एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। माना कि पहले पिंड पर लगने वाला बल F12 तथा दूसरे पिंड पर लगने वाला बल F21 है। माना कि इन बलों के कारण पहले व दूसरे पिंडों में संवेग परिवर्तन क्रमशः डेल P1 और डेल P2 है। यदि दोनों पिंडों में समय अंतराल डेल T तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तब संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होगा। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं, ये देखिए ना, यही कंडीशन, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों एक दूसरे से टकरा गए, टकराने के बाद दोनों यहां पे जब टकराए हैं तो कितनी देर के लिए, डेल T सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे से टकरा गए।
तब इसके बाद ये दोनों अपना अलग अलग चलना शुरू हो गए, है ना, V1 V2 से। तो इसी के लिए कह रहे हैं अब जरा कि इसी कंडीशन से मुझे थर्ड लॉ एक्सप्लेन करके दीजिए। तो थर्ड लॉ एक्सप्लेन करने के पहले एक बात मुझे पता है, मैं ये आखिरी लाइन आपको समझाने से पहले यहां पर अलग से लिख देता हूं। आवेग जो होता है, ठीक है ना, आवेग जो होता है ये होता है भाई हमारा बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल। समय अंतराल, अब मतलब आवेग को इंटेंस, ये क्या है, इंपल्स, आई से डिनोट करते हैं। फोर्स इनटू डेल टी लिखते हैं जनरली, समय अंतराल मतलब डेल टी। या यूं कहूं तो लगाया गया जो बल है वो इंटेंस है, मतलब जो इंपल्स अपॉन में डेल टी के बराबर भी होता है। ये उस बात को निर्देशित करता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में जितने कम देर के लिए रहेंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा जितने कम देर के लिए, मतलब डेल टी का मान जितना छोटा होगा एफ उतना बड़ा होगा। दो ऑब्जेक्ट्स बड़े ऐसे ऐसे धीरे से गए, ये टकराया और ये वापस आ रहे, भाई इसमें इंपल्स कम जनरेट हो रहा है, फोर्स कम है, ऐसे गया और वापस आ गया। जैसे आप हथौड़ी से किल को जब ठोकते हैं तो टक से ठोका और हथौड़ा बाहर हटा, ऐसा तो नहीं कि ऐसे ठोकने के लिए जाते हैं किल को और ऐसा जाकर के ऐसा रुक गया, ऐसा नहीं, ये जब जाता है तो ये वापस भी आता है तेजी से। तो इस केस में समझ में आता है क्या कि F इज इक्वल्स टू आई डेल टी, मतलब इसी से हम बात करना चाहते हैं अब कि अगर मैं इसी टर्म को लिखना चाहूं, मतलब ये आवेग हो गया, आवेग जो होता है ना, ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो होता है ये किसके बराबर हो गया, संवेग परिवर्तन के, मतलब F डेल टी के बराबर। यानी इसको मैं अब ये वाला टर्म हटाता हूं, आवेग बराबर मैं लिख सकता हूं संवेग परिवर्तन, ठीक है। आप कहेंगे संवेग परिवर्तन, यहां तो आपने फोर्स लिखा, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। फोर्स मतलब क्या होता है भाई, तो फोर्स मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चलो एक लाइन और लिख, F इक्वल्स टू ma, और A अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, M जो A जो होता है वो V माइनस यू अपॉन डेल टी टाइम्स ऑफ डेल टी। एक्सीलरेशन क्या होती है भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। तो ये डेल टी से डेल टी कट गया, क्या बचा, एम वी माइनस यू। एम वी माइनस यू का मतलब क्या है, ये है संवेग में परिवर्तन, मतलब एम वी माइनस एम यू, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अर्थात संवेग में परिवर्तन। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग में परिवर्तन, यानी आवेग जो है वो किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर, ठीक है। आवेग जो होता है वो किसके बराबर, संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो मैं अब इस तरीके से लिख सकता हूं ना, ये जो लिखा है F डेल टी, तो मैं लिखता हूं डेल P1 इक्वल्स टू F12 मतलब फर्स्ट सेकंड पे डेल टी, वो डेल P2 मतलब F21 डेल टी। ये क्या है, F डेल टी, एक बार 1 2 एक बार 2 1, मतलब पहले का दूसरे पे दूसरे का पहले पे, ठीक है। तो यहां पे जब ये मुझे सूत्र मिलता है तो मुझे पता है कि टोटल, है ना, टोटल संवेग कितना होगा, कुल संवेग। तो कुल संवेग के लिए आते हैं, जरा देखिए यहां पर करके दिखाता हूं, मेरे को जो पीछे मिला है उसको एक बार लिख लेता हूं पहले। डेल P1 इज इक्वल्स टू F12 इंटू डेल टी एंड डेल P2 इज इक्वल्स टू, हमने बात कर ली F21 इंटू डेल टी, जहां पर हमने क्या समझा हुआ भाई कि ये दो ऑब्जेक्ट्स थे जो दोनों चल रहे थे, थोड़ी देर के बाद दोनों ने क्या किया, अभी ये टक्कर किया है, तो टक्कर करने के बाद में क्या होगा, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये M1 है, U1 M2 है और U2 से चल रहा है, ठीक है। और दोनों जब टक्कर हुए हैं तब ये कितने देर के लिए, डेल टी टाइम्स के लिए, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 1 2, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है 2 1, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे हैं। तो भाई कुल संवेग, कुल संवेग संघट्ट के दौरान कुल संवेग संघट्ट के दौरान नियत रहता है, यह हमने अभी पढ़ा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से।
अर्थात हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो डेल पी होगा ये हमेशा क्या रहने वाला, कांस्टेंट, नियतांक, जीरो। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि डेल पी वन प्लस डेल पी टू भी कैसा रहने वाला है, जीरो के बराबर। ये डेल पी क्या होगा, पहले का संवेग प्लस दूसरे का संवेग। मैं एक लाइन में आगे लिख भी देता हूं, प्रथम पिंड का संवेग प्लस द्वितीय पिंड का संवेग, ये दोनों हमेशा कैसे हैं भैया, एक नियतांक। तो ये हमने रख दिया नियतांक, ये दोनों हमेशा कैसे, नियतांक। अब रखिए जरा वैल्यू, तो आपको क्या दिख रहा होगा, डेल पी वन मतलब F12 इंटू डेल टी प्लस F21 इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो। सपोज इन दोनों में से डेल टी को कॉमन कर लूं, क्या मिलेगा, F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये डेल टी को इधर ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब F12 प्लस F21 इज इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए ना, डेल टी को जीरो के नीचे ले जाएगा, जीरो ही हो गया ना। देखो तो अगली लाइन, F12 इज इक्वल्स टू F प्लस F21 is equals to 0. Now the final statement is what? F12 which is equals to, इसको राइट साइड ले चलिए, क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ F21। यही तो कहता है न्यूटन का तृतीय नियम, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। क्या है न्यूटन का तृतीय नियम, कि क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ये F12 क्या है, क्रिया, F21 क्या है, प्रतिक्रिया, लेकिन कैसी, विपरीत। यहां पर नेगेटिव साइन, नेगेटिव चिन्ह क्या शो कर रहा है, विपरीत दिशा को निर्देशित करता है। जबकि आपने अगर F12 को कह दिया क्रिया तो F21 प्रतिक्रिया, F21 को कहा क्रिया तो F12 प्रतिक्रिया, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसी को कहते हैं भाई न्यूटन थर्ड लॉ। तो लीजिए न्यूटन थर्ड लॉ भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, किससे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमने इसको भी सिद्ध कर दिया। तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आई होगी आपको कि संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग और संवेग संरक्षण ये दोनों ही टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने इस सेशन में अपने लिए टारगेट रखा था एंड हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट्स के लिए आप क्या कहते हैं भाई, तो आपको सिंपली magnetbrains.com के ऐप, magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप सीधे हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं एंड बाकी के कोर्स कंटेंट को आप सर्च कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए स्पेसिफिकली सीबीएसई बोथ मीडियम, दैट इज हिंदी और इंग्लिश, बोथ मीडियम में पूरी कोर्स कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सीबीएसई का मतलब आप समझा कीजिए एनसीईआरटी से है, क्योंकि लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स भी एनसीईआरटी को फॉलो करती हैं। अर्थात आप किसी भी स्टेट बोर्ड के किसी भी मीडियम से हो, लाइक हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, आपके कोर्स कंटेंट यहां पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, या फिर आप सीयूईटी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए भी पूरा कोर्स कंटेंट आपको यहां पर मिल जाता है। साथ ही एक्सक्लूसिव यूपी एंड बिहार बोर्ड की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आपके सभी चैप्टर्स, सब कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो भाई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी यहां पर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि बैंक है, इंश्योरेंस है, आरआरबी है, एसएससी है, यूपीएससी है, सीएआईबी, जेएआईआईबी, तो इनके लिए भी एक्सक्लूसिवली आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है, चैनल्स मिल जाते हैं, जहां पर जाकर के आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। सिंपली आप हमसे जुड़ सकते हैं भाई, फेसबुक के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, ट्विटर पे भी, टेलीग्राम पे भी एंड यूट्यूब के जरिए, तो आप हमें देख ही रहे, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे ऐप से भी डायरेक्टली हमको एक्सेस कर सकते हैं।
अब एक और नई अनाउंसमेंट है, एक और नई चीज आपके लिए है। वो क्या है भाई? तो वो है कि आप एक हाई क्वालिटी कंटेंट की बुक्स, ई बुक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगी, उसको फॉलो कीजिए एंड उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, जहां से आपको एक साथ जितनी भी ये सारी चीजें चल रही हैं उसका एक सपोर्टिव मटेरियल भी मिल जाता है। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के अभी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।